लेकिन जो आपको 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, जो आपकी 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, कम से कम आपको 4 से 5 पेज में बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिख के आने पड़ेंगे। ठीक है, जब आपको 4 से 5 पेज में इनको लिखोगे तब जा करके आप सोशल साइंस में स्टूडेंट अच्छा स्कोर करोगे, लाइक एज 95 प्लस। अगर आपको 95 प्लस मार्क्स लाना है तो देखिए, हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। और देखिए, जितने भी स्टूडेंट 2024 बोर्ड एग्जाम में तैयारी करने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जो आपकी सामाजिक विज्ञान है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान के जो भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर को एक वीडियो में, ठीक है, एक वीडियो में पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, जिसमें आप सभी लोगों को चैप्टर के जो भी आपके क्वेश्चन आंसर होंगे, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे, लाइक एस जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके वो बहुविकल्पी क्वेश्चन ही क्यों ना हो, ठीक है, बहुविकल्पी क्वेश्चन ही ना हो। इसके बाद आप सभी लोगों के जो आ जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके बाद आप लोगों के आ जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए, आपके परीक्षा में जो चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं, जितने इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय क्वेश्चन हैं, जितने इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन हैं, सभी को आपको बताया जाएगा चैप्टर वाइज, ठीक है। और देखिए, ध्यान से सुनिए इस वीडियो में आपको चैप्टर पढ़ाने के बाद में, ठीक है, चैप्टर पढ़ाने के बाद में बहुविकल्पी लघुत्तरीय दीर्घ सभी क्वेश्चन पढ़ाने के बाद में आपको इसका पीडीएफ भी दिया जाएगा, ठीक है, इसका पीडीएफ भी दिया जाएगा। और ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको वीडियो के कहीं बीच में बताया जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को पूरा देखिए, और इस वीडियो में देखिए बहुत ही आसानी से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, और बस इतना पढ़ लीजिए, बस ये पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। संसाधन एवं विकास में केवल इतना पढ़ लीजिए, बस पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको इसी चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं जाने वाला। तो अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है, तो आप चैनल के साथ जुड़ जाइए और शुरू करते हैं। चलो भाई, सबसे पहला जो चैप्टर है भूगोल का, वही हमारा है संसाधन एवं विकास, ठीक है। तो देखिए, संसाधन एवं विकास के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं वो सभी आपको बताए जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का ये दे रखा है, और इसमें देखिए क्या क्या आपको करना है। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन आप लोगों का है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण प्रमुख कारण क्या है? खनन क्रिया, वनोन्मूलन, अत्यधिक सिंचाई या फिर अति पशुचारण। तो बताइए, चार ऑप्शन में से कोई एक राइट ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण के लिए, ठीक है ना, भूमि निम्नीकरण के लिए यानी भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए अत्यधिक सिंचाई की जाती है। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी पंजाब में निम्न मतलब भूमि निम्नीकरण के लिए अत्यधिक सिंचाई करी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 के बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है, तो फटाक से इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, लोहा हो गया, मत्स्य उद्योग हो गया, ठीक है, तांबा हो गया, चट्टाने हो गई। अब भैया इनमें से आपका कोई एक राइट ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है। लोहा आपका जैव संसाधन होगा? नहीं होगा। मत्स्य उद्योग नहीं होगा, तांबा भी नहीं होगा, चट्टाने भी नहीं होगा। तो बताइए इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन है, चार में से कोई एक सही होगा। लोहा, तांबा, चट्टाने आपके गलत ऑप्शन हो जाएंगे। मत्स्य उद्योग ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? मत्स्य उद्योग आपका एक जैव संसाधन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन दे रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टियां पाई जाती हैं। तो लाल मिट्टियां किस राज्य में पाई जाती हैं? ऑप्शन देखते हैं। चलो तो देखिए, इसमें से चार ऑप्शन दे रखे हैं कि भैया लाल मिट्टियां गुजरात में पाई जाती है, कि ओडिशा में पाई जाती है, कि पंजाब में पाई जाती है, कि उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी जो पाई जाती है वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। देखो, जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन 2024 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। जितने
भी स्टूडेंट चैनल पर नए आए हों, अगर आपको चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए चैप्टर वाइज, ठीक है, एक वीडियो में एक चैप्टर, वन शॉट वीडियो चाहिए, तो इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। और देखिए इसका पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा, तो वो भी कहीं आपको बीच में बताया जाएगा कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा इस चैप्टर का, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो को अच्छे से देखिए, इसके बाद में पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा वो आपको वीडियो के बीच में बताया जाएगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि निम्नलिखित में से काली मिट्टी झारखंड में कि गुजरात में कि राजस्थान में कि बिहार में पाई जाती है। तो देखिए लाल मिट्टी जो होती थी वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती थी, लेकिन जो काली मिट्टी है वो आपकी गुजरात में पाई जाती है। कहाँ पर? गुजरात में पाई जाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है। तो आंख मीच कर अगर अजैवीय संसाधन की बात करें तो सबसे पहले जैवीय संसाधन को पहचानिए, जैसे कि पशु आपका जैवीय संसाधन हो गया, मछलियां जैवीय संसाधन हो गया, पौधे जैवीय संसाधन हो गए, लेकिन चट्टाने, पत्थर, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो अजैव होती हैं, जो अजैव चीज़ों से निर्मित होती हैं, वो सभी हमारी अजैवीय संसाधन होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार, ठीक है, सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। मतलब सीढ़ीदार खेती जो होती है किस प्रांत में की जाती है, कहाँ पर, किस राज्य में की जाती है। तो पंजाब में, हरियाणा में कि उत्तर प्रदेश के मैदानों में कि उत्तराखंड में। तो आप लोगों की जो सीढ़ीदार सोपानी खेती है ना, सीढ़ीदार सोपानी खेती, ये आप लोगों की उत्तराखंड में की जाती है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी अत्यधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। तो किसकी अत्यधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? पोटास, फास्फोरस, चूना की इनमें से सभी। तो निम्नलिखित में से किसकी अत्यधिक मात्रा, जो जलोढ़ मिट्टी होती है, जो जलोढ़ मृदा होती है, यानी ऐसी मृदा जो एक उपजाऊ फसल को, जो फसल को उपजाऊ बनाती है, वो कौन सी मृदा होती है? जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा में कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं, मतलब कौन से तत्व मिले होते हैं? पोटास होता है कि फास्फोरस होता है कि चूना होता है कि इनमें से सभी होते हैं? तो देखो पोटास भी होता है, फास्फोरस भी होता है, चूना भी होता है। तो जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस, चूना ये तीनों ही होते हैं। इसका मतलब क्या होगा? इनमें से सभी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलो 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए जितने भी लोगों को इसके क्वेश्चन के आंसर पता थे पहले से ही, वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन के आंसर पहले से पता थे। अब देखिए इस चैप्टर को जैसे कम खत्म हो गया आपका चैप्टर, अभी तो लॉन्ग भी कराएंगे और वेरी जो आपके 6 नंबर वाले हैं, ठीक है, उसको भी कराएंगे। तो भैया पूरी वीडियो को देख लीजिए, पूरी वीडियो को देख लोगे ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर जो है ना फिनिश हो जाएगा। इसके बाद में सेकंड चैप्टर कराएंगे, फिर थर्ड चैप्टर और फिर फोर्थ चैप्टर कराएंगे। एक वीडियो में एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा और आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। तो भैया चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। तो व्यक्तिगत संसाधन कौन सा नहीं है? बागान दे रखा है, चारागाह दे रखा है, ग नंबर दे रखा है भूमि, घ नंबर दे रखा है खनिज संसाधन। तो देखिए हमको केवल एक ऑप्शन को सेट करना है, अपने माइंड में केवल एक ऑप्शन सेट करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, यानी ऐसा कौन सा संसाधन है जो कि लोगों द्वारा आपस में मतलब कि साझा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। बागान है, चारागाह, सब चीज़ें आपस में साझा की जा सकती है, मेरी है कल तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन भूमि आपस में क्या होती है? व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, ये आपस में साझा नहीं किया जा सकता। मान लो आज हमारे पास है, कल हम तुमको उठा कर दे देंगे, नहीं, हम हाथों से तो नहीं दे सकते। तो भूमि एक कैसी है? व्यक्तिगत संसाधन है, व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 यानी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेटराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। यानी आपकी जो लेटराइट मिट्टी होती है, यानी लेटराइट मृदा होती है, वो निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान में कि महाराष्ट्र में कि हिमाचल प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश में? तो जल्दी से इसका ऑप्शन नंबर ग लगा लीजिए कि महाराष्ट्र में लेटराइट मृदा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो लेटराइट मृदा कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाई सभी लोग अच्छे से इनको तैयार कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। ओ सॉरी, यहाँ पर आप लोग का 2025 का बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो आप लोग 2025 के लिए इन क्वेश्चन को लगाइए, ठीक है। 2024 का तो एग्जाम हो चुका है, तो 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए आप सभी को क्वेश्चन तैयार करने हैं। जितने भी स्टूडेंट 2025 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो जल्दी से कमेंट करेंगे इस वीडियो पर कि हम 2025 का यूपी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, और आप हमारे लिए जल्दी से जल्दी सभी सब्जेक्ट की लाइक है, साइंस, मैथ, इंग्लिश, इन सभी के चैप्टर वाइज क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दीजिए, हम आपको तुरंत देंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज कौन सा। तो आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज आपका फास्फेट होता है कि नमक होता है, लवण कि जस्ता होता है कि ग्रेफाइट होता है। तो आग्नेय चट्टानें जो होती हैं उसमें पाया जाने वाला खनिज आप लोगों का ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कि कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो कपास की खेती समझ रहे हो, कपास की खेती की जाती है और उस खेती के लिए, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, यानी कपास की खेती करने के लिए हमें कौन सी मृदा रखनी चाहिए। एक लाल मृदा रखनी चाहिए कि लेटराइट रखनी चाहिए कि काली रखनी चाहिए कि जलोढ़। तो काली मृदा जो होती है कपास की खेती, यानी कपास की खेती जो होती है वो काली मृदा में की जाती है। मेनली बात इतना समझिए, कपास की खेती कहाँ की जाती है? तो काली मृदा में की जाती है। अगला क्वेश्चन था आग्नेय चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं। तो आग्नेय चट्टानों में ग्रेफाइट पाया जाता था। 9 नंबर क्वेश्चन था कि लेटराइट मिट्टी में, लेटराइट मृदा कहाँ पाई जाती है। तो लेटराइट मृदा आपकी महाराष्ट्र में पाई जाती है। आप बस क्या करिए, इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, सारे क्वेश्चन आपको रट जाएंगे, ठीक है। 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिए, क्वेश्चन लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे के सारे क्वेश्चन आपको रट जाएंगे, ठीक है। तो जितना हो सके इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, ठीक है। 2 से 3 बार वीडियो को देख लोगे, पूरा चैप्टर आपको याद हो जाएगा। नोट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, बीच में मैं बताऊंगा नोट्स कहाँ मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है कि लाल पीली मिट्टी का प्रकार नहीं है, यानी कि जो लाल पीली मिट्टी होती है इसका प्रकार कौन सा नहीं है। तो दक्कन के पठारों में लाल मिट्टी का प्रकार नहीं है, मलवा प्रदेश में कि ब्रह्मपुत्र में कि थार रेगिस्तान में। तो लाल पीली की मिट्टी का प्रकार नहीं है ब्रह्मपुत्र घाटी में, ठीक है। वहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र घाटी में लाल पीली मिट्टी का प्रकार नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसको याद कर लीजिए। पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन है। तो पर्वतों पर, इसको जरूर टिक लगा लीजिए, 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन है। तो देखिए पर्वत जहाँ पर हमारे विशालकाय, ठीक है, बड़े बड़े पर्वत जो होते हैं, तो वहाँ पर मृदा अपर्दन का साधन क्या होता है। तो देखिए पवन होता है यानी हवा होती है, कि हिमनद होता है, कि पशुचारण होता है, कि वहाँ पर हम लोग अपनी बकरियाँ, भेड़ें, गाय वगैरह ले जाकर वहाँ पर पशुचारण कराते हैं, और फिर वहाँ से मृदा का अपर्दन होता है। तो ऐसा नहीं होता, मृदा वहाँ पर जल के द्वारा मतलब कि जल के द्वारा बह जाती है। तो पर्वतों पर मृदा अपर्दन का कारण जल होता है, टिक लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में कौन सा साधन पुनः चक्रीय है। पुनः चक्रीय साधन कौन सा है। तो लोहा। लोहा को हम क्या कर सकते हैं, एक बार बनाया, फिर पिघलाया और फिर कोई चीज़ बना ली, ठीक है। तो लोहा एक प्रकार से हमारा पुनः चक्रीय संसाधन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, यानी सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो काली मृदा ही पाई जाती है, बाकी कोई मृदा होती ही नहीं है। तो वो आप लोगों का राज्य है महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र में मुख्य रूप से काली मृदा पाई जाती है। और जहाँ काली मृदा पाई जाती है वहाँ पर हर एक प्रकार से अच्छी फसलें की जा सकती हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अब तो अब आप लोगों के यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन थे, ठीक है, देखिए जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोबेबली जो एग्जाम में आने वाले बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया, आप सभी बहुविकल्पी क्वेश्चन को अच्छे से कहीं नोट कर लीजिए। और नोट करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ भी दूंगा, ठीक है, पीडीएफ भी दूंगा। तो वो पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी, तो ये पीडीएफ आपको बताया जाएगा वीडियो के बीच में कि आपको ये पीडीएफ कहाँ से मिल सकती है, ठीक है, पीडीएफ दी जाएगी। और चलिए सबसे पहले अब हम आपको बताने वाले हैं लघुत्तरीय क्वेश्चन। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपको कहानी की तरह सुनने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चन को रटोगे तो मान के चलिए भाई आप क्वेश्चन को नहीं याद कर पाओगे। कहानी की तरह समझिएगा कि मृदा अपर्दन क्या होता है और इससे क्या क्या समस्याएं होती हैं,
और समस्याओं का किस प्रकार से हम समाधान कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको एक स्टोरी की तरह समझनी पड़ेंगी, तब जाकर सारे क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इम्पोर्टेंट बात, कि जो आपके ये 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, जो आपकी 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, ये तो भाई आप लोगों के होंगे लगभग 2 से 3 पेज के। ठीक है, 2 से 3 पेज के होंगे। ठीक है, 2 से 3 पेज के होंगे। लेकिन जो आपको 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, जो आपकी 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, कम से कम आपको 4 से 5 पेज में बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिख के आने पड़ेंगे। ठीक है, जब आपको 4 से 5 पेज में इनको लिखोगे, तब जा करके आप सोशल साइंस में स्टूडेंट अच्छा स्कोर करोगे, लाइक एज 95 प्लस। अगर आपको 95 प्लस मार्क्स लाना है तो देखिए 4 नंबर वाले को 2 से 3 पेज में कर दीजिएगा आराम से एकदम, भले ना आता हो मगर करके आइए। 6 नंबर वाले क्वेश्चन को 4 से 5 पेज में करिए। स्टोरी अगर आपको एक बार समझ में आ गई, कहानी समझ में आ गई क्वेश्चन की, तो 4 से 5 पेज आप बना दोगे और पूरे के पूरे 6 आउट ऑफ 6 और 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स आप लेकर के आओगे। ठीक है, 2 से 3 पेज 4 नंबर वाले, 4 से 5 पेज 6 नंबर वाले क्वेश्चन को दे दीजिए, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। तो चलो, सबसे पहला क्वेश्चन आपको नोट करना है 4 नंबर वाले क्वेश्चन में कि मृदा अपरदन का क्या अभिप्राय है और इस समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपाय बताइए। तो देखिए, सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे मृदा अपरदन और क्या लिखोगे कि मृदा के ऊपरी भाग, ठीक है, मृदा के ऊपरी भाग आवरण या परत का अपने स्थान से, यानी परत को अपने स्थान से दूसरे स्थान को प्राकृतिक साधनों जैसे पवन, जल, हिमनद, मानव द्वारा विस्थापित करना मृदा अपरदन कहलाता है। इतना समझ गए। इसके बाद आपको इसमें क्या लिखना है, पहला पॉइंट बनाकर आपको लिखना है और स्क्रीनशॉट लेकर चलना। अगर जिनको लगता है कि हम पीडीएफ नहीं चाहते, हम अभी अभी पढ़ना चाहते, तो स्क्रीनशॉट लेकर चलना ज़्यादा बेटर रहेगा फिर आपके लिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बना के लिखोगे कि वृक्षों की पत्तियों से आशय है या फिर आश्रय है, पेटी बनाकर तटीय इलाकों में इसे प्रयोग में लाया जा रहा है। मतलब वृक्षों की जो पत्तियां हैं उनको पेटी बनाकर प्रयोग में लाया जा रहा है। सेकेंड ऑप्शन लिखोगे कि पहाड़ों पर सीढ़ीदार खेती को प्रोत्साहन देकर मृदा अपरदन को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो पहाड़ों पर सीढ़ीदार खेती को प्रोत्साहन देकर मृदा अपरदन को रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, सीढ़ीदार फसल की जाती है, फिर वहां से मृदा अपरदन को रोकने का। अब देखिए, थोड़ा सा लाइन छोड़ करके आप इसी में लिखोगे। ठीक है, क्योंकि भाई 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, और आप सभी को पता है कि 2 से 3 पेज में हमें क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। तो आप इसी में लिखोगे कि संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग हेतु योजना का निर्माण करना संसाधन नियोजन कहलाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। और संसाधनों के नियोजन की आवश्यकता निम्न कारणों से पड़ती है। ठीक है, तो कौन कौन से वो कारण हैं, सबसे पहले यहाँ देखिए। सबसे पहला कारण है कि इनको भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, संसाधनों को भावी पीढ़ियों तक बनाए रखने के लिए, ठीक है, अनेकों प्रयास किए जाते हैं। सेकंड पॉइंट कि संसाधन की बर्बादी पर रोक लगाती है। ठीक है, संसाधन की जो बर्बादी है उस पर रोक लगती है। तीसरा कि पर्यावरण प्रदूषण मुक्त हो जाता है। ठीक है, जो संसाधन हैं अगर इनको हम कम चलाएंगे तो पर्यावरण प्रदूषण भी कम हो जाता है। और वर्तमान में 4 नंबर पॉइंट कि वर्तमान में सभी को संसाधन प्राप्त होते हैं। ठीक है, वर्तमान में सभी को संसाधन प्राप्त होते हैं, इतना समझ लोगे। फिर आपको यहाँ पर लिखना है संसाधन नियोजन के उपाय निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आप लोग यहाँ डालोगे कि ऐसे संसाधन जिनका नियोजन नहीं किया जा सकता उनका मितव्यतापूर्ण, ठीक है, मितव्यतापूर्ण ढंग से, मतलब कि सही ढंग से, ठीक है, आगे देखोगे सही ढंग से, मतलब कि ये मितव्यतापूर्ण का मतलब होता है कि सही ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। इतना समझ में आ गया। इसके बाद सेकेंड पॉइंट आप बना करके लिखोगे कि अनवकरणीय, मतलब जो अनवकरणीय संसाधन हैं, जो मतलब कि जो अनवकरणीय संसाधन, मान लो जैसे कि आपका हो गया यहाँ पर, हम क्या बात करते हैं, वैसे बहुत से ऐसे अनुकरणीय संसाधन हो जाते हैं जिनको हम लोग नहीं चला सकते हैं। ठीक है, तो वो संसाधन की उपलब्धता की एक सीमित मात्रा है, अतः इसके वैकल्पिक संसाधनों को भी निरंतर खोज की जानी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हो, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। पूरा चैप्टर आपको एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार करके जाइएगा। देखिए, ये सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं।
अगर आप इन क्वेश्चन को तैयार करके जाएंगे तो पूरी उम्मीद है कि यहीं से आपका पूरा पेपर फंस जाएगा। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है कि संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग ना अनेक, जैसे संसाधन का जो हम अंधाधुंध प्रयोग करते हैं तो अनेक समस्याएं पैदा होती हैं, तो उनके बारे में हमको समीक्षा देनी है। ठीक है, या फिर हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, संसाधन का मतलब होता है कि जैसे कि बहुत सारे जो खनिज हम लोग अपने धरती से प्राप्त करते हैं, इनकी संरक्षण यानी इनका संरक्षण किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको यहाँ बतानी है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग हेडिंग यहाँ पर इस तरीके लिखना प्रारंभ करेंगे। आप लोग बस पढ़ते चलिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं और रटना तो है नहीं, बस समझते चलिए। तो किसी भी तरह के विकास में संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन संसाधनों का विवेकाहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं या फिर उत्पन्न हो सकती हैं। आगे लिखेंगे आप लोग, अब देखिए इसी के आगे आप क्या लिखोगे। इसी के आगे जैसे कि आपको क्या लिखोगे कि अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और इन समस्याओं से संरक्षण के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। उदाहरण, गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन विषय शब्दों से व्यक्त की थी। कौन से शब्द थे जरा देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ब्लैक पेन से मैंने लिखा है, आप लोग समझिए। तो देखिए, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ण के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए, अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत हैं लेकिन पेट भरने के लिए नहीं है। देखो हमारे लिए पेट भरने के लिए तो बहुत लोग हैं, लेकिन उनका पेट भरने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। जैसे कि बहुत सारे जो नेता होते हैं, ठीक है, बहुत सारे जो नेता होते हैं, ठीक है, ये नेता लोग हैं, तो इनका पेट भरने के लिए बहुत सारे लोग तो हैं समाज में, ठीक है, जो इनको वोट दे करके इनको जिता सकते हैं, लेकिन अब इन लोगों का पेट भरने के लिए बहुत सारे संसाधन नहीं हैं। ठीक है, बहुत सारे संसाधन इनका पेट भरने के लिए नहीं हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है कि नेताओं का पेट भरने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन लोगों का पेट भरने के लिए, लोगों की भूख मिटाने के लिए कोई भी संसाधन ज़्यादा अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं है। फिर आगे आप लिखोगे इसी में कि उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे। ठीक है, मतलब वो अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे। 1968 में क्लब ऑफ यूरोप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण के विषय को उठाया। इसके बाद 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्माइल इल ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति करी। ठीक है, आगे देखिए कि 1987 में ब्रुनलैंड, ठीक है, 1987 में ब्रुंटनलैंड, कौन सा लैंड? ब्रुंटनलैंड, ठीक है, ब्रुंटनलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन की वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। दैट्स क्लियर। अगर आप इस पूरे को अच्छे से समझेंगे तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, इन सभी का नोट्स आपको कैसे मिलेगा। देखिए, इन सभी का नोट्स आपको कैसे मिलेगा, तो ध्यान से समझिए। देखिए, नोट्स लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना। नोट्स लेने के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। डिस्क्रिप्शन जानते हो, जो डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिलेगा यूट्यूब, जब आप और ज़्यादा नीचे जाओगे यूट्यूब के तो डिस्क्रिप्शन मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक दे रखा होगा, केवल एक ही लिंक होगा और उसी लिंक को आपको टैप करना है। जैसे ही आप उस लिंक को टैप करोगे, सीधा आप एक टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे। टेलीग्राम चैनल पर पहुंचने के बाद वहां पर आप लोगों को उसको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद में फाइनली आप लोगों को जो भी
चैप्टर के पीडीएफ हैं, जो भी चैप्टर्स के पीडीएफ हैं सभी पीडीएफ आपको वहीं पर दिए जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे तो उनके भी पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पर जाइएगा, लिंक को टैप करेंगे, टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे तो भाई आप लोगों को एक बहुत सारी पीडीएफ दिख जाएंगी, तो उन पीडीएफ में से जो जिसका पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलो अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो हमारा टॉपिक था, हमारा नंबर क्वेश्चन नंबर 4 जो कि 4 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, 4 नंबर वाले क्वेश्चन चला है तो 4 नंबर में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है कि अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, ऐसे 2 खनिजों के नाम लिखिए। मतलब कि आप लोगों को यहाँ पर अधात्विक खनिज बताने हैं किसे कहते हैं। तो देखो आपको यहाँ लिखना है कि जिन खनिजों से अधातु प्राप्त होते हैं उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। यानी कि जिन खनिजों से अधातु प्राप्त होते हैं उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे कि अभ्रक हो गया, ठीक है, अभ्रक हो गया, चूना हो गया, पत्थर हो गया, लवण हो गया, पोटास हो गया, सल्फर हो गया, ग्रेनाइट हो गया और संगमरमर हो गया, भलुआ पत्थर हो गया। तो ये सारे कैसे हैं आप लोगों के अधात्विक खनिज हैं। मतलब कि क्या होता है कि जिन खनिजों से अधातु प्राप्त होते हैं वो हमारे अधात्विक खनिज होते हैं। जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे आपको बताते हैं। इसी में आपको और लिखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 है और देखिए ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं बट इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हैं 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, तो जल्दी से नोट कर लो इस क्वेश्चन को कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण इनके बारे में दीजिए। तो ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है तथा जिनमें जीवन व्याप्त होता है उन्हें जैव संसाधन कहते हैं। जैसे कि पशुधन, मत्स्य जीवन, प्राणी जगत, वनस्पति जगत एवं मनुष्य आदि क्या है, जैव संसाधन है। ऐसे समस्त संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होते हैं अजैवीय संसाधन कहलाते हैं। जैसा कि चट्टानें हो गया, धातुएं हो गई, पत्थर हो गया। बोले तो जो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, स्वयं से कुछ कर नहीं सकते, दूसरों की जरूरत पड़ती है कुछ करने के लिए, अजैवीय संसाधन होते हैं। बाकी जो स्वयं से सब कुछ कर सकते हैं, पेड़ पौधे सब कुछ स्वयं से करते हैं, वो जैव संसाधन होते हैं। ठीक है, चलिए तो चलिए अब आप लोगों के यहाँ से शुरू होने वाले हैं 6 नंबर वाले क्वेश्चन, यानी 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन। अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में कितने मार्क्स के आते हैं, तो देखो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं 6 मार्क्स के। कितने मार्क्स के आते हैं, 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और देखिए इन क्वेश्चंस को आप लोग 4 से 5 पेज में करके आइएगा। कितने, 4 से 5 पेज में करके आइएगा। और सेकेंड बात, इस चैप्टर में केवल 3 से 5 क्वेश्चन है जो आपको तैयार करने हैं। इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जो 3 से 5 क्वेश्चन मैं कराऊंगा 101% गारंटी के साथ यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। केवल इस वीडियो में बताए गए जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लो। पूरा का पूरा चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है इससे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलो 6 मार्क्स का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करना है कि मृदा संसाधन के महत्व का वर्णन एवं किन्हीं 2 प्रकार की मृदाओं की विशेषता का उल्लेख कीजिए। मतलब कि मृदा संसाधन के महत्व का आपको वर्णन देना है और किन्हीं 2 प्रकार की मृदाओं की विशेषता का उल्लेख करना है। अगर इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख करें तथा भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन कीजिए। फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकते हैं कि भारत में पाई जाने वाली विभिन्न मृदाओं का उल्लेख कीजिए। देखो क्वेश्चन 3 तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है और इसी तरीके से मैं बता रहा हूं कि ये वाला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से एग्जाम 2025 में किसी ना किसी सेट में जरूर पूछेगा। तो जरूर तैयार कर लो कि मृदा संसाधन के महत्व का वर्णन बताइए और किन्हीं 2 प्रकार की मृदाओं का उल्लेख कीजिए। लॉन्ग में प्रश्न आएगा तो कैसे लिखोगे, देखो ध्यान से समझो। ऐसे लिखोगे आप लोग कि मृदा संसाधन के महत्व का वर्णन कीजिए एवं किन्हीं 2 प्रकार की मृदाओं की विशेषता का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इस तरीके से लिखोगे सबसे पहले। फिर आप लोग यहां पर ऐसे लिखोगे, आगे देखिए, आगे ऐसे लिखोगे कि भारत में विभिन्न प्रकार की उच्चवावच, ठीक है, उच्चावच। फिर आगे आप लोग इसी में लिखोगे कि भारत में अनेक प्रकार की, विभिन्न प्रकार की उच्चावच, जलवायु, भू आकृतियां और वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक है,
इस कारण भारत में अनेक प्रकार की मृदाओं का भी विकास हुआ, जिन्हें निम्न रूप में प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, सबसे पहली मृदा आप लोगों की जलोढ़ मृदा है और इसमें आप लिखोगे कि लगभग भारत का समस्त ऊपरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। ठीक है, मतलब कि जो भी भारत है, ठीक है, भारत की जो भारत है इसका लगभग बहुत सारा जहाँ पर खेती वगैरह की जाती है उसका जो ऊपरी हिस्सा है, जो ऊपरी परत है मिट्टी की, वो जलोढ़ मृदा से भरी हुई है। ठीक है, इसके नीचे अनेक प्रकार की जो भी मृदा होंगी तो होंगी, लेकिन धरती के ऊपर जहाँ फसलें की जाती हैं वो मृदा, हमारी ऊपरी परत वाली मृदा जलोढ़ मृदा ही होती है। तो देखो, यह मृदा हिमालय के 3 तंत्रों गंगा, ब्रह्मपुत्र और मृतका के विभिन्न अनुपाय पाए जाते हैं। मतलब इसके विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं, मतलब कि ये देखो, गंगा में, ब्रह्मपुत्र में और मृतका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। मतलब इन यहाँ पर ये जो मृदा है इसके विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं अलग अलग रेशियो में, जिस प्रकार ये बहुत उपजाऊ होती है और यह मृदा गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों, दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। मैंने आपको बताया कि जहाँ फसलें की जाती हैं उसके लिए ये वाली मृदा सबसे ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा उपयुक्त मृदा होती है। आगे आप इसी में लिखोगे काली मृदा में कि काले रंग वाली इस मृदा को रेगुन मृदा भी कहते हैं। हमारी जो काली मृदा है इसको क्या कहते हैं? काले रंग वाली रेगुन मृदा भी कहते हैं। कपास की कृषि के लिए, यानी कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मृदा काली मृदा ही होती है, याद रख लीजिएगा। आगे आप इसमें लिखोगे कि उपयोगी यह मृदा दक्कन के पठार क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है और देश के महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मलवा प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के पठार में काली मृदा पाई जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटास और चूने जैसे पोषक तत्व इस मृदा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पूछे क्या क्या काली मृदा में पाया जाता है, तो भैया चूने जैसे पोषक तत्व, पोटास हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CO2 हो गया, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये सारे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। देश के महाराष्ट्र हो गया, सौराष्ट्र हो गया, मलवा हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के पठारों पर ये मृदा पाई जाती है। और इसमें से कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटास पाए जाते हैं। आगे इसी में आप लिखोगे कि इन मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है और ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन पर, कौन सी मृदा की बात कर रहे हैं हम लोग? मरुस्थलीय मृदा की बात कर रहे हैं। तो इन मृदाओं का रंग लाल होता है और लाल रंग होता है और साथ में भूरा भी होता है। साथ में देखिए कि ये मृदाएं आम तौर पर रेतीली लवणीय होती हैं। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण, यानी जलवायु शुष्क और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक होती हैं। ठीक है, मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है और इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को मरुस्थलीय मृदा के बारे में। आगे देख लेते हैं, एक दो मृदा और हैं। अगर आपके एग्जाम में जो भी मृदा पूछी जाती है, जितनी भी प्रकार की मृदाएं पूछी जाती हैं, हम आपको सब बता दे रहे हैं। आप लोग किन्हीं 2 या 3 के बारे में लिख दीजिएगा। चौथी मृदा आपकी है वन मृदा, कि ये मृदा पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध हैं और इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदा दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमांछित, ठीक है, हिमांछित क्षेत्रों में इस मृदा का बहुत अपर्दन होता है। ठीक है, फिर देखिए पांचवी आपकी लाल पीली मृदा। ठीक है, लाल पीली मृदा अभी आप लोगों ने मरुस्थलीय मृदा को भी देखा होगा। ठीक है, लाल, लेकिन वो कैसी थी? वो आपकी लाल और भूरी मृदा थी। ये लाल और पीली मृदा होती है, जो कि आपको क्या कहती है कि इस मृदा में लोहे के कणों की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है तथा कहीं कहीं पर पीली भी होती है। ये मृदा उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर पश्चिमी घाट के पहाड़ी पर पाई जाती है। समझ में आ गया, लाल पीली मृदा। तो फाइनली इस तरीके से देखिए 5 कंप्लीट हो चुकी हैं। छठी मृदा आपकी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेटराइट मृदा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए कि लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है।
एवं विकसित होती है और ये भारी वर्षा से अत्यधिक निछालन यानी कि अत्यधिक उपजाऊ का परिणाम प्रस्तुत करती है कि हम अत्यधिक उपजाऊ मृदा हैं, ठीक है। और इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है और ये मृदाएं मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और ये मृदा काजू की फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती हैं, किसकी? काजू की फसल के लिए। तो इस तरीके से 6 जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 मृदाएं थीं, ठीक है, 6 मृदाओं के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया। आपके एग्जाम में अगर 2 के बारे में, 3 के बारे में, 4 के बारे में पूछा जाता है तो आप लोग किन्हीं 2 या 3 या 4 के बारे में अच्छे से लिख देंगे, पूरी उम्मीद है लिख दोगे, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन नोट करिए। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों का है कि मृदा अपरदन रोकने का उपाय का वर्णन कीजिए, यानी जो मृदा अपरदन हो रहा है इसको रोकने का उपाय का वर्णन कीजिए। और अगर इस क्वेश्चन को घुमा करके पूछेगा तो पूछेगा कि भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, यानी जो भूमि क्षरण हो रही है इससे आप क्या समझते हैं। भूमि क्षरण को रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताइए। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं कि 2025 की दृष्टि से सारे क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और 101% चांस भी हैं कि इन क्वेश्चन से आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, इसके आंसर को देखिए। अब इसका आंसर आप लिखोगे कि मृदा अपरदन के कारण भूमि की उर्वरक शक्ति, तो इसमें आप लिखोगे आंसर में कि मृदा अपरदन के कारण भूमि की जो उर्वरक शक्ति होती है, ठीक है, उर्वरक शक्ति वो समाप्त हो जाती है, ठीक है, और वह कृषि कार्य हेतु अनुपयुक्त हो जाती है। अतः मृदा अपरदन को रोकना आवश्यक है, जिसके लिए निम्न उपाय किए जाते हैं, ठीक है। तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए जलोढ़ मृदा में देखिए, अब जलोढ़ मृदा में क्या लिखोगे तो मृदा अपरदन रोकने के लिए उपाय कौन कौन ही भूमि में किस किस तरीके से क्या किया जाता है। तो देखिए जलोढ़ मृदा में आपको क्या करना पड़ता है कि लगभग भारत का समस्त उत्तरीय मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदा हिमालय के 3 तंत्रों में, गंगा में, ब्रह्मपुत्र में और सिंधु नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से निर्मित होती है। जलोढ़ मृदा में रेत हो गया, सिल्ट हो गया, मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं, जिस कारण यह बहुत उपजाऊ होती है। मृदा कौन सी मृदा की बात हो रही है तो जलोढ़ मृदा की। इसमें क्या होता है कि पोटास, फास्फोरस, यही मृदा आपकी लेटराइट मृदा भी होती है, जलोढ़ मृदा, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं हम गन्ना की फसल कर सकते हैं, चावल की फसल कर सकते हैं, ठीक है, गेहूं की फसल कर सकते हैं और अन्य अनाजों तथा दलहन फसलों का भी खेती की जा सकती है, ठीक है। तो जलोढ़ मृदा यानी लेटराइट मृदा एक ही मृदा होती है, तो उसके बारे में आपको पता चल गया। अब देखिए आगे आपको क्या लिखना है। ठीक है, अब देखिए काली मृदा हो गई, तो काले रंग वाली इस मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहते हैं, ठीक है। कपास की खेती के लिए उपयोगी यह मृदा दक्कन के पठार क्षेत्रों के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है। और ये सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके थे एक शॉर्ट क्वेश्चन में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग, ठीक है, तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लेने, आपने कोई शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लिए, अब शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने के बाद में आपके उसी में लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन आप बड़े बड़े तैयार करोगे, पूरी उम्मीद है कि आपको शॉर्ट तैयार करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। आपने काली मृदा के बारे में पढ़ लिया, लेटराइट के बारे में, मरुस्थलीय मृदा के बारे में पढ़ लिया, लाल पीली मृदा के बारे में पढ़ लिया, तो बस इतना पढ़ लोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए स्वयं से बना करके उसका आंसर लिख आओगे, ठीक है। काली मृदा के बारे में पढ़ लिया आपने, तो काली मृदा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बना करके लिख दोगे, ठीक है। इसी वजह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को पूरा का पूरा लिखाने का कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप लोग पूरा पढ़ लो और कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको अच्छे से लिख के आओ, ठीक है। देखो आगे इसमें लिखोगे कि देश के महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मलवा प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के पठार में काली मृदा पाई जाती है और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूने जैसे पोषक तत्व विद्यमान होते हैं इस मृदा में। तो ये सब चीज़ें हम लोग अभी एक शॉर्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, पॉइंट नंबर 3 में देखिए कि मरुस्थलीय मृदा, तो इन मृदाओं का रंग लाल भूरा होता है और इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं आगे शॉर्ट में, तो देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ये मृदा आमतौर पर रेतौली और लवणीय होती है और शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन से
जो इसकी जल वाष्पन दर होती है वो अधिक होती है, ठीक है। मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है, किसमें? मरुस्थलीय मृदा में। आगे देखिए, आगे आप लिखोगे इसमें कि वन मृदा। वन मृदा, अब देखिए सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं वन मृदा के बारे में, लाल पीली मृदा के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। लेटराइट मृदा के बारे में सारी चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, जो कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, कि संसाधन का अर्थ लिखिए और एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है या फिर किया जाता है, व्याख्या कीजिए। इस क्वेश्चन को घुमा करके एग्जाम में इस तरीके से पूछ देगा कि भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है और भूमि संसाधन के कोई 3 महत्व बताइए। तो ये वाला क्वेश्चन 2025 बोर्ड एग्जाम में जरूर रखा हुआ जरूर मिलेगा। तो भैया इसको समझिए कि भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है और भूमि संसाधन के कोई 3 महत्व आपको बताने हैं। तो सबसे पहले भूमि संसाधन क्या है, फिर उसके भूमि संसाधन के महत्व देखेंगे। तो भूमि संसाधन हेडिंग लगाओगे और उसमें लिखोगे कि मानव भूमि पर निवास करता है और ये अपने आर्थिक क्रियाकलापों इस पर संपन्न करता है तथा विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करता है। जैसे जो संसाधन है उसका यूज करता है और विभिन्न तरीके से उसका उपयोग करता है। ऐसे में भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि भी एक प्रकार का संसाधन है। किस प्रकार का? प्राकृतिक संसाधन है। तो प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान, ठीक है, और द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। आगे आप लिखोगे इसी में कि देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठार क्षेत्र है और इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचार कोष है। भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि भूमि पर ही रहकर मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है और इसका उपयोग मनुष्य कृषि कार्यों के लिए, सड़क, उद्योग, व्यापार, ठीक है, सड़क हो गया, उद्योग हो गया, व्यापार हो गया और रेल मार्ग के निर्माण के लिए करता है। भूमि का उपयोग निम्न तरीकों से किया जाता है, जैसे कृषि बनाकर। अब कृषि बनाकर कैसे करते हैं? कृषि में विभिन्न लोग अपने लिए अनाज लगाते हैं और फिर उससे अपनी दिनचर्या को पूरा करते हैं, अपना जीवन चलाते हैं। आवास क्या बनाते हैं? आवास भी भूमि पर बनाते हैं। और आवास किस लिए बनाते हैं? क्योंकि रहने के लिए, पूरा दिन व्यतीत करने के लिए, पूरी रात व्यतीत करने के लिए वो अपने घर को बनाते हैं, यानी अपने आवास को बनाते हैं। उद्योग का मतलब है उद्योग, जैसे कि कहीं कहीं पर आप लोगों को पता है कि जैसे पेट्रोल निकलने लगा, डीजल निकलने लगा, कोई ऐसा संसाधन निकलने लगा, कोई ऐसे खनिज लवण प्राप्त होने लगे जिससे कि हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? उद्योग बना देते हैं, ठीक है। उद्योग बनाकर वहाँ निर्माण कर देते हैं, वो भी भूमि पर ही एक बनाए जाते हैं। चारागाह पर, यानी जो भी हमारे जानवर हैं, जो भी हमें जीवित रखते हैं, ठीक है, जो भी उनसे चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं तो उनको सही सुरक्षित रखने के लिए चारागाह भी बनाए जाते हैं। गाय हो जाते हैं, भैंसें हो जाती हैं, ठीक है, भेड़ें हो जाती हैं। तो इन सभी को जीवित रखने के लिए और अपने जीवन को जब बनाए रखने के लिए चारागाह बनाए जाते हैं। तो सारी चीज़ें ये कहाँ पर बनाई जाती हैं? सारी चीज़ें भूमि पर बनाई जाती हैं। और भूमि कैसा संसाधन? एक प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप लोग चलिए, अब यहां से क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग 4 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है, ये जो प्रश्न नंबर 4 है, इसका आंसर आप लोगों को कहाँ मिलेगा? आप लोगों को इनका आंसर स्वयं से ढूंढना है और इसका भी आंसर आपको 2025 में आएगा, क्वेश्चन जरूर आएगा और इसका आंसर भी आपको स्वयं से ढूंढना है, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। क्योंकि मैंने इतने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, आप इन क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं से बना करके भी लिख सकते हो, वरना आप ढूंढ करके भी लिख सकते हो किसी भी क्वेश्चन विद्या से भी, ठीक है, कहीं से, किसी भी बुक से, किसी भी क्वेश्चन बैंक से। क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है? मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन क्या है? भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने आप लोगों को इस पूरे फुल चैप्टर को,
ठीक है। देखिए पूरे फुल चैप्टर को ओनली वन वीडियो में समझा दिया। ओनली कितने वीडियो में? ओनली वन वीडियो में, एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को समझा दिया। और इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उसका पीडीएफ, जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दे रखी है लिंक, टैप करेंगे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे, वहां पर आप लोगों को इस चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझिएगा। 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, 3 बार देखिएगा। और नेक्स्ट चैप्टर के अगर आपको वीडियो चाहिए हैं सभी सब्जेक्ट के, तो चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक हम रखते हैं हम 5000 लाइक। ठीक है, 5000 लाइक का टारगेट है। उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो में 5000 लाइक करवा देंगे। अगर आप 5000 लाइक करवा देंगे तो नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आप लोगों के लिए लाइव आएगी।